नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आज का ये 24वां वीडियो है और हम लोग इसमें ब्रिटिश कालीन कुछ प्रमुख आर्थिक सुधार और अन्य सुधारों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरुआत करने से पहले देखिए, आरओ का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है। अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है और ना ही लग रहा है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसी क्रम में सामान्य अध्ययन यानी जीएस, आरओ स्पेशल हिंदी और करंट अफेयर्स 1 साल की बेहतरीन नोट्स, एक ऐसी नोट्स जिसको लेकर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी नोट्स को पढ़कर ही आसानी से आप प्री में 140 145 क्वेश्चंस 200 में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत मैसेज करें, क्योंकि इस नोट्स को पढ़ने में टाइम लगेगा। एक बेहतरीन नोट्स है, इसी नोट्स को पढ़कर ही आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को। छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जब अंग्रेज़ों का समय था तो उन्होंने एक एक करके कुल 3 टैक्स वसूलने की व्यवस्था लागू की। खासकर जो लगान होता था, जिसको भूमि के बदले जो खेती करते थे अनाज किसान, उनको उस खेती के बदले ब्रिटिश सरकार को कुछ देना पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा देना पड़ता था। उसी को भू राजस्व व्यवस्था कहा गया। ब्रिटिश काल में कुल 3 सबसे महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्थाएं समय समय पर लागू की गई, जिसमें सबसे पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के कई सारे नाम हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए सारे नाम एक साथ लिख दिए गए हैं। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। इसके लागूकर्ता की हम बात करें, इसको किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। और ये कहाँ पर लागू हुआ था? ये उस समय के अंग्रेजी भारत का कुल 19% हिस्से पर लागू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक सहित ये कुल ब्रिटिश भारत के 19% एरिया पर लागू किया गया था। अब इसमें क्या व्यवस्था थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि नाम से पता चल रहा है कि जमींदारी, यानी जो जमींदार होते थे वो सारी व्यवस्था उनके जिम्मे थी। अंग्रेज़ों को भू राजस्व देने का काम उनका था। तो यानी जो किसानों से लगान वसूलने का अधिकार था वो इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को दिया गया। ओके, और जमींदारों को ही भूमि का स्वामी माना गया। इसमें जमींदार क्या करते थे? जमींदार 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग वो खुद रखते थे। ओके, इसी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध कानून है जिसका नाम है सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून। ये भी इसी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। ये किस प्रकार का कानून है? देखिए, ये 1794-95 में बनाया गया। इसके अनुसार यदि लगान चुकता करने की अंतिम तिथि तक जमींदार सरकार को पूरा लगान नहीं देता था तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होती थी। इसे ही सनसेट लॉ कहा गया, सूर्यास्त कानून कहा गया। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरी व्यवस्था की तरफ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। पिछली व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, इसमें किसानों को ही उनकी भूमि का मालिक बना दिया गया। इस बंदोबस्त को टॉमस मुनरो और रीड ने 1820 ईस्वी में लागू किया था। ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये अंग्रेजी भारत का कुल 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था, यानी सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। खासकर मुंबई, मद्रास और असम में संपूर्ण दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही लागू किया गया था। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था और वो कुल 33% से लेकर 55% तक टैक्स या राजस्व देता था। ओके,
तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। जैसे पिछली व्यवस्था में जमींदार था, वो सरकार और किसानों के बीच में बिचौलिया था, वही सब कुछ करता था, किसानों से लेकर सरकार को देता था। लेकिन इसमें सरकार ने डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स वसूलना शुरू किया और उनको ही उनकी भूमि का मालिक बनाया। ओके, इसके बाद तीसरी प्रमुख व्यवस्था आई महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था ये हाल्ट मैंकेजी और विलियम बेंटिंग द्वारा 1822 में लागू की गई। ओके, देखिए इस व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैंकेजी हैं, लेकिन लागूकर्ता कौन थे? विलियम बेंटिंग। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये समस्त अंग्रेजी भारत का कुल 30% जमीन पर लागू किया गया था। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू की गई थी। महाल का अगर अर्थ देखें तो महाल का अर्थ होता है गांव या जागीर। यानी इस पद्धति में, इस व्यवस्था में जमींदार या कृषक, जमींदार या किसान की बजाय प्रत्येक गांव से राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई। महाल से या जागीर से या गांव से व्यवस्था स्थापित की गई। यानी इसमें भूमि पर गांव का अधिकार माना गया और गांव से ही टैक्स वसूलने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने की थी। इसमें टैक्स की रेट 30% से 60% तक थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया था। इसी व्यवस्था में, याद रखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था में ही सबसे पहले मानचित्र और पंजियों का प्रयोग टैक्स वसूलने के लिए या टैक्स तय करने के लिए किया गया था। ओके, तो ये 3 व्यवस्थाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। कुछ अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, थोड़ा सा मैंने इसको आपको बताया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। धन निष्कासन का मतलब था कि भारत में जो राजस्व था, जो कच्चा माल था, वो इंग्लैंड में चला जा रहा था। यानी भारत से सारा राजस्व, सारा कच्चा माल वो इंग्लैंड में धन और संपत्ति के रूप में जा रहा था और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। यही था धन निष्कासन सिद्धांत। ओके, इस धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आवाज़ उठाई थी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में रेलवे के विकास की तरफ आते हैं। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी आप सबको पता होगा 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। भारत में रेल के लिए रेलवे आयोग का गठन 1902 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के ही काल में भारत में रेलवे लाइन का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। देखिए 1920 में एक और कमेटी बनी थी जिसका नाम है एकवर्थ कमेटी, आप लोगों को पता होगा। इसी कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से 1920 में अलग किया गया था। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट की पहली सरकार बनी, मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, तो 2016 में ही एक बार फिर से रेल बजट को सामान्य बजट में ही मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक में ही मिला दिया गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। भारत में पहला चाय बागान कब खोला गया? 1835 में असम में। ये भारत का पहला चाय बागान था। जबकि भारत में पहला जूट कारखाना 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में खोला गया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में प्रमुख नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय, अक्सर इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नोट्स के लिए बिना देर किए, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, आप लोगों को पहली बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो बिना देरी किए आप लोग तुरंत इस पर संपर्क कीजिए। नमस्कार।